हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनवरी अटेम्प्ट में। क्वेश्चन है एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CS2 is 512 mmHg, obviously degree Celsius should be here, and that of acetone is 344 mmHg. प्रेशर दोनों का इंडिविजुअली गिवन है, हाउ मच, वन इज CS2 का गिवन है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, प्रेशर वेपर प्रेशर ऑब्वियसली 512 CS2 का mmHg and pressure of acetone is how much, that is equal to 344 mmHg. Okay, Hg. A solution of CS2 in acetone has a total vapor pressure of 600 mmHg. तो अब क्या हुआ कि CS2 और एसीटोन मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया। अब जो सॉल्यूशन बनाया गया उन दोनों का प्रेशर कितना था जो ऑब्जर्व किया गया, दैट इज 600 mmHg। अच्छा, तो P टोटल जो ऑब्जर्व किया गया, हाउ मच इट इज गिवन 600 mmHg। ओके, द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कथन कौन सा है एमंग्स द फॉलोइंग। तो फॉल्स हमें देखना है, एससी की है तो हमें करेक्ट देख लेते हैं, बाकी एक तो होगा तो फॉल्स ही होगा, है ना। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, CS2 and acetone are less attracted to each other than to themselves। पहले सॉल्व तो कर ले कि एक्चुअल में आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, हीट मस्ट बी ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन एट 35 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन, Rolle's law is not obeyed by the system, and D option, a mixture of 100 ml CS2 and 100 ml acetone has a volume less than 200 ml। This question from 7 Jan shift 1। अच्छा, तो क्वेश्चन है तो इजी, कैसे, अगर प्रेशर टोटल ऑब्जर्व हुआ है 600 mmHg तो रॉल्स लॉ एक बार अप्लाई कर लेते हैं, राइट। रॉल्स लॉ, PT इज इक्वल टू P नॉट XA प्लस P नॉट B इंटू X। तो वी कैन कैलकुलेट P नॉट A, मान लेते हैं वन ऑफ द कंपोनेंट A वाला CS2 है और उसकी मोल फ्रैक्शन, प्लस P नॉट B another component that is acetone, so P naught B, you can write like this, P naught acetone into XB। okay, अच्छा, so अब सोच सकते हैं कि इस केस में टोटल प्रेशर मैक्सिमम कितना आ सकता है। कैसे, इस केस में अगर सोचोगे कि मोल फ्रैक्शन का सम XA प्लस XB शुड नॉट एक्सीड 1, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी। अब अगर XA को 0 पुट कर दें, XA को 0 पुट कर दें तो XV कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे केस में प्रेशर टोटल, मान लेते हैं ये A है, दिस इज A कंपोनेंट, दिस इज B कंपोनेंट, तो अगर XA 0 है मतलब XV की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, उस केस में PT जो होगा दैट विल बी इक्वल टू P नॉट B, मतलब एसीटोन के बराबर, मतलब टोटल प्रेशर इस केस में 344 mmHg होने वाला है। अच्छा, एक अनदर केस लेते हैं, क्या, जब ऑब्वियसली वी हैव टेकन दिस वन 0 लास्ट केस, इस बार लेते हैं कि XB 0 है, मतलब हमारे पास CS2 प्रेजेंट है। अगर CS2 प्रेजेंट होगा उसमें जो मैक्सिमम प्रेशर होगा दैट विल बी 500 mmHg। अच्छा, सो दिस इज, ये जो कैलकुलेशन से आ रहा है रॉल्स लॉ से आ रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्व हुआ है दैट इज 600 mmHg। इट मींस कुछ डेविएशन है। डेविएशन, ऐसे डेविएशन जब प्रेशर टोटल ऑब्जर्व ज्यादा हो तो उस डेविएशन को क्या कहते हैं, द डेविएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अच्छा, मतलब वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अच्छा, तो यहां जो लिखा गया है रॉल्स लॉ इज नॉट ओबे बाय दिस सिस्टम, ऑब्वियसली ये सही है, यहां फॉलो नहीं हो रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट में दे आर आस्किंग फॉल्स, तो दिस वन इज करेक्ट। पहली बात तो ये समझ में, रॉल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। क्या है, पता चला हमें, क्या, P टोटल ऑब्जर्व ग्रेटर देन ये P नॉट
ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इससे ज्यादा है, राइट? ओके, सो पी टोटल मच मोर ग्रेटर देन, सो यू कैन इमेजिन इस केस क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन, पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब जब पॉजिटिव डेविएशन है तो पूरी चीजें खुल जाती है। क्या इसका मतलब यह है, जो इंटरेक्शन हो रहा होगा CS2 का और एसीटोन का, दैट इंटरेक्शन इज लेस और मोर देन, कैसे हम पता करें? तो अब सोचो कि जब इंटरेक्शन हुआ CS2 और एसीटोन का, दे आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू देमसेल्फ। अच्छा, CS2 के मॉलिक्यूल्स आपस में जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होंगे और एसीटोन का मॉलिक्यूल्स आपस में जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होंगे, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी वीक, राइट? दैट विल बी लेस अट्रैक्टेड, मतलब CS2 एसीटोन के बीच में कोई एफिनिटी नहीं रहेगी, मतलब लेस एफिनिटी होगी। अच्छा, लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अगर ऐसा केस होता है तो इस केस में क्या है, इस केस में पॉसिबल है पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, तो इस केस में पॉजिटिव डेविएशन है तो लेस अट्रैक्टेड ऑब्वियसली, तो ए ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टाइम है ऑप्शन चेक करने का, हिट मस्ट बी ऑब्जर्व। जब भी पॉजिटिव डेविएशन होता है तो अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी? डेल्टा एच मिक्सचर का ये ग्रेटर देन 0 है, राइट? पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, और मतलब एब्जॉर्ब होता है ना, इट मस्ट बी ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन, एंड डेल्टा वी मिक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ये हमें देखने को मिलती है, डेल्टा एच मिक्स ले ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो ये ऑप्शन सही है, हाँ ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, हाँ ए भी ऑप्शन सही है, क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ ए भी ऑप्शन सही है। नाउ लेट्स सी द डी ऑप्शन, ए मिक्सचर ऑफ 100 ml of CS2 and 100 ml of acetone has a volume less than 200 ml। अब सोचो इन दोनों का अगर मिक्स किए हैं तो डेल्टा मिक्स जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो चेंज आना चाहिए। अच्छा, तो अब देखो इससे तो ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए और यहां पे दे रखा लेस देन 200 ml। तो जब हम मिलाएंगे और पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो हो रहा है। तो 100 ml प्लस 100 ml अगर मिलाया है तो जो वॉल्यूम बनेगा मिक्सर का दैट विल बी एक्सीड 200 ml, सो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 200 ml। तो फॉल्स पूछा है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और ये जो फॉल्स है तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? डी ऑप्शन इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या? डी ऑप्शन इज फॉल्स। गॉट माय पॉइंट? कंफ्यूज होने का नहीं, क्या करें, क्योंकि SC क्यू है तो हमें पता है कि अगर फॉल्स एक हुआ तो बाकी तो ट्रू होना ही पड़ेगा। तो अपन क्या करें, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो ट्रू है उसको टिक लगा दे, फॉल्स उसको क्रॉस लगा दे, अगर फॉल्स है तो क्रॉस वाले को ऑप्शन रख ले। सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? तो पूरा हमने देखा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, पॉजिटिव डेविएशन थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर पता होगा पॉजिटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन का, देन यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चंस, राइट? Okay, I hope this question is clear. Now, moving to the next. Solutions देखना है तो देख सकते हैं, obviously P total is PT plus P naught A into XA plus P naught B into XB. The maximum XA can hold, जो कि मतलब इस केस में अगर जो वैल्यू आएगी that will be 512 mmHg, जो मैक्सिमम हो सकती है, और ऑब्जर्व जो हुआ है that is 600 mmHg। so मतलब क्या है, इसकी जो मैक्सिमम है that is less than P total। अच्छा, therefore positive deviation from Rolls-Royce observed, this implies that A interaction and BB interaction are stronger than AB interaction। मतलब लोग अपने में ही खुश हैं, उनको बाहरी खुशी से मतलब नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि दोस्ती नहीं बढ़ाना चाह रहे, ए में रहना चाहता है, मतलब एसीटोन का इंटरेक्शन ठीक है, बी में रहना चाहता है, CS2 के बीच का इंटरेक्शन ठीक है, ए बी का जो बॉन्ड है, ए बी जो बॉन्ड है दैट इज लेस अट्रैक्टेड, राइट? सो ए बॉन्ड बी बॉन्ड यू कैन राइट लाइक दिस वे, ए बॉन्ड बी बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन ए बी बॉन्ड, इन दोनों से ज्यादा है,
ये है पॉजिटिव डिविएशन। अगर नेगेटिव डिविएशन होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है कि हमें जो चीजें अभी मिल रही है डेल्टा वी मेक्स लेस देन 0, डेल्टा एच मेक्स लेस देन 0, दोनों केस होता है। सो ये पॉजिटिव डिविएशन से था, तो हमें ध्यान में रखना है ये दोनों पॉइंट। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सी दिस क्वेश्चंस आस्किंग फ्रॉम 7 Jan शिफ्ट 2, मतलब एक शिफ्ट 1 में भी आ चुका है, दूसरा शिफ्ट 2 में भी आ चुका है। क्वेश्चन है 2 बीकर्स आर कंटेनिंग, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंटेनिंग ए सॉल्वेंट एंड अदर कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ दैट सॉल्वेंट, अच्छा, with a non-volatile solute are together sealed in a container over time। पहला काम क्या किया गया है कि ऐसा समझो बीकर 1 एंड बीकर 2, तो ये है कंटेनर, जैसे मानना है ले सकते हो, बीकर 1 बीकर 2। अब इस केस में बीकर 1 के जो लिया गया है 2 ओपन बीकर है, मान लेते हैं इसमें क्या है प्योर सॉल्वेंट है, पिनॉट, वी ऑब्जर्विंग पिनॉट वैल्यू, राइट। और यहां पे क्या है सॉल्यूशन है, मतलब इसमें ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है और सॉल्वेंट तो है ही, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है, वोलेटाइल सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब इसकी वेपर प्रेशर तो कम होगी ही होगी, राइट, RLVP नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो इसकी प्रेशर सपोज PS है, एंड वी नो कि सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है तो क्या होती है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करती है, मतलब इनिशियल केस में P0 इज ग्रेटर देन PS, यहां पे किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए, P0 इज ग्रेटर देन PS। ओके, नाउ अब क्या किया गया, दोनों के एक क्लोज कंटेनर में रखा गया है और पूछा गया किसका वॉल्यूम बढ़ेगा किसका वॉल्यूम घटेगा। सो लेट्स सी, क्लोज कंटेनर में बीकर 1 बीकर 2 को पुट कर देते हैं, बीकर 1 नंबर बीकर और बीकर 2 सेकेंड नंबर बीकर। अच्छा, तो क्या होगा कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, अब ये सोचो कि इसकी वेपर प्रेशर तो कम होगी, तो मेंटेन द इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसको रिएक्शन से थोड़ा सोचते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत ध्यान में होगा तो आप सोच सकते हो कि सोचो कि इधर क्या है, वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम है। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि ये P0 का वेपर प्रेशर चूंकि ज्यादा है तो ये इधर जाके उधर फ्लो करेगी, मतलब बीकर 1 से बीकर 2 जाएगी। अच्छा, मतलब बीकर 2 की वॉल्यूम बढ़ जाएगी और बीकर 1 की वॉल्यूम क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब जो सॉल्वेंट वाला है कंटेनर है दैट वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड सॉल्यूशन वॉल्यूम विल इंक्रीज। सो लेट्स सी द ऑप्शंस, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट डजंट चेंज, जो कि बिल्कुल गलत है। Now, B option, the volume of solution increase, yes, and volume of the solvent decrease, yes, B options, right? C देखने की जरूरत है क्या, देख लेते हैं, the volume of the solution decrease, यहां पे वही कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, अगर B सही है तो C तो कैसे सही हो सकता है, and volume of the solution doesn't change, okay, so they are asking about कौन सा ऑप्शन सही है, so over time the volume of the B options, the volume of the solution increase and volume of the solvent decrease. This is the question. This way we can solve this kind of questions. So you know vapor pressure के क्वेश्चन अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट पे तो दो क्वेश्चन 7 जनवरी को ही आ गए थे, राइट, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, पेपर शानदार था, देखिएगा, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को पूछा गया है। बच्चे कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में घबरा जाते हैं, एनालाइज करो, समझो और सॉल्व करो। नाउ मूविंग नेक्स्ट, अगर तुम्हें सॉल्यूशंस चाहिए देन यू कैन लुक एट, हट जाता हूं, सॉल्यूशन को देखें और समझें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सी क्वेश्चंस, पूरी क्वेश्चंस एक स्क्रीन पे नहीं आई है। सो एक ग्राफ है गिवन, ए ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर 3 डिफरेंट लिक्विड X Y Z, 3 डिफरेंट लिक्विड लिया गया है, तो वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगी, हाँ, ये मतलब है इसका लेने का, हाँ ठीक है। तो वेपर प्रेशर का ग्राफ है और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। अब सोचो ग्राफ कहां से आया, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़े हो तो ग्राफ की जो इस तरह से कर्व बन रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। विल नॉट टॉक अबाउट क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हियर, सो सॉरी। नाउ तो ये दूसरा पार्ट देख लेते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहा है।
पहला आपको समझ में आ रहा है एक्स वाई जेड, 353 केल्विन पे जेड, इस तरह से मतलब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, यू कैन सी। ओके, नाउ सेकंड पार्ट of this question, the following interference are made: X has higher molecular interaction compared to Y, X has lower intermolecular interaction compared to Y, and Z has lower intermolecular interaction compared to Y. The correct reference is first C, क्या सही है, B क्या सही है, C देखते हैं, D भी देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा रिलेशन पता होगा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, और बॉइलिंग पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या करें, कोई भी ग्राफ अगर बनी हो तो अगर ग्राफ को एनालाइज करना है तो किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख लो और फाइंड आउट करो कि कैसे वेरी हो रहा है। तो हमने क्या किया, वेपर प्रेशर, इसको थोड़ा सा एक्सट्रैपोलेट करके ग्राफ को ड्रॉ किया है, एंड सी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो तो टी पे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हमने वेपर प्रेशर का ऑर्डर निकालने की कोशिश की तो हमने ये देखा कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाई ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ जेड। अच्छा, ज्यादा वेपरेट हो रहा है कौन, एक्स वाई जेड। इससे यह पता चलता है कि सबको एक ही टेम्परेचर दिया गया है, लेकिन वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा एक्स का है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कमजोर है, वीक है, सख्त नहीं है, पिघल गया है। अच्छा, तो शक्ति किसमें, यही पूछा गया है कि बताओ सबसे सख्त कौन है इसमें। अब एक्स तो उड़ गया, सबसे मतलब सेम टेम्परेचर पे दिया गया तो एक्स उड़ गया, मतलब ये सबसे कमजोर है, पिघल गया है ना। जेड सबसे सख्त यहां पे है, मतलब जेड पिघल नहीं रहा है, मतलब उसको टेम्परेचर दिए हैं लेकिन उसकी वेपर प्रेशर अगर देखा जाए एक्स के कंपेयर में तो कम है। वेपर प्रेशर अगर कम है मतलब स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे से बांधे हुए ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कंपेयर किया जाएगा तो ऑब्वियसली अगर मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड का ज्यादा होगा Y से और X का। सबसे लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीकेस्ट एमंग हो अगर हमें पूछा जाएगा तो X, और स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग X Y Z देन ऑब्वियसली Z। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर, वी कैन राइट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, वी कैन राइट लाइक दिस, Z इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन X, दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ लुक ऑप्शंस भी देख लेते हैं, है ना। सी सॉरी, हाँ, अब क्या किया गया देखो, x तो क्या मैंने लिख देता पहले, z इज ग्रेटर देन y x, ठीक है। हाँ, x हैज हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कंपेयर टू y, जो कि गलत है, y का ज्यादा होगा। तो एक क्या सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है, मतलब बी ऑप्शन नहीं होंगे। x हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू y, यस, y की ज्यादा है x से। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स लुक एट ए सी। तो देखने की जरूरत है क्या, ए और डी देखने की जरूरत है क्या, देख लेते हैं तसल्ली के लिए। जेड हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, बिल्कुल गलत, राइट। क्यों, क्योंकि जेड के तो सबसे ज्यादा है, इंटरेक्शन सबसे ज्यादा जेड का ही है, सबसे सख्त जेड ही है, पिघला तो एक्स है, और मतलब यहां एक्स के कारण नहीं पिघला, एक्स पिघल चुका है, मतलब एक्स की वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नाउ आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा बेस्ड है। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वेपर प्रेशर का, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चंस इजीली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सी दिस क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड शुड बी एडेड। अगेन दिस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी गिवन है, क्या डेंसिटी की इसमें जरूरत है, लेट्स सी, उठा के फेंक देंगे अगर नहीं जरूरत होगा तो। ऐसा डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, ये ध्यान में होना चाहिए।
समझदारी की गई है तो ये दे दी गई है। लेट्स सी कि ये इसकी यूज होती कि नहीं। टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मतलब डिप्रेस कितना किया गया है तो देख लेते हैं। अगर इसमें पूछा गया है कि अमाउंट कितना है, कितनी सोडियम क्लोराइड का, वाटर है 600 ग्राम वाटर है, उसमें सोडियम क्लोराइड को मिलाया गया है और पूछा गया है कि 0.2 डिग्री सेल्सियस से इसकी टेंपरेचर डिक्रीज कर जाती है, तो बताओ कितना अमाउंट हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया है। यहां नमक को ऐड किया है और आप सब नमक खाते हो तो ये क्वेश्चंस होने चाहिए। लेट्स सी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई टाइम्स केएफ इंटू मोलालिटी। और बच्चे कहां पे गलती करते हैं, आई को कंसीडर करते ही नहीं है, और आई को कंसीडर करना जरूरी है, वांट फैक्टर, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जब वाटर में सोडियम क्लोराइड जाएगा तो 2 पार्टिकल में टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, और चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आई की वैल्यू 2 ले लेंगे। अच्छा, यहां पे आई की वैल्यू 2 हो गई। केएफ रखा है, इसकी जरूरत केएफ 2, ठीक है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। लेट्स सी, ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट मोलालिटी। यस, मोलालिटी को अगर ब्रेक करेंगे विल गेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो डेल्टा टीएफ 0.2, ओके, आई या सोडियम क्लोराइड चूंकि टूट रहा है तो 2, केएफ 2 एंड मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आई थिंक सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की मोलर मास कितनी होती है 58.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23, once you add you will get 58.5। अच्छा, तो मोलर मास 58.5। अच्छा, ये तो नंबर मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, यहां तो ग्राम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, फिर कुछ नहीं, W निकालना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, वेरिएबल तो एक ही बचा है। once you calculate, ये आप पे छोड़ देता हूं, calculate will get the amount is 1.76 gram। you know the calculation, if you know how to cut, काटना अगर आ गया तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हो। सो यहां पे वेट जो आएगा दैट इज 1.76 ग्राम, और यही तो पूछा गया है कि कितना अमाउंट सोडियम क्लोराइड ऐड किया गया, तो कितना 1.76 ग्राम। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 9 Jan शिफ्ट 1। ओके ओके, सो पूरे जो सेशन में, जो जनवरी के सेशन में पूछा गया था, एक अगर लुक देखा जाए तो यहां से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से वेपर प्रेशर के इक्वेशन पे हम आई थिंक वेपर प्रेशर के कांस्टेंट पे पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है अगेन दिस अगेन सेम क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन क्या है रॉल्स लॉ, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पूछा गया। मतलब ये अपन ज्यादा दूर नहीं गए, ऑस्मोसिस वगैरह से क्वेश्चंस अभी तक जनवरी के अटेम्प्ट तक पूछा नहीं गया था। ऑब्वियसली सितंबर के अटेम्प्ट में एसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात की है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात की है, ऑस्मोसिस के बारे में बात हुई है। सो दिस इज द सेशन 1 ऑफ जनवरी अटेम्प्ट, राइट, जनवरी अटेम्प्ट का ये पूरा सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, जेईई मेंस में पूछे गए हैं, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो बचा क्या है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सितंबर अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, देखते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे गए। यहां तक तो ऑलमोस्ट ये पता चला है कि सॉल्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस तो एक ही जनवरी अटेम्प्ट में ही पूछ लिया गया है। एक क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन कहता है एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर इन अ सील्ड कंटेनर, व्हेन few gram of glucose are added to the beaker of water, the rate at which water molecules, first option leave the vapor increases, second option leave the solution increases, third leave the solution decreases, and fourth leave the vapor decreases। okay, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर जो है थोड़े कंट्रोवर्शियल है। आंसर एनटीए के अकॉर्डिंग फर्स्ट है, जो कि आपको साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं होगा। कैसे समझते थोड़े कॉन्सेप्ट को, कि अगर
कोई भी अगर सॉल्वेंट है वो वेपराइज कर रहा है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल्स, ओके। अब होगा क्या, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएंगे। अगर ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझने वाली बात है, आप घर में इसको ट्राई भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं दूध बॉयल कर रहा होता है ना, और पूरा वो ऊपर तक आ रहा होता है, उसमें शुगर मिला के देखो, वो क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, थोड़ी देर के लिए वेपर प्रेशर जो होगी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। पानी मिला के देखते हैं हम, वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। जो चाय वाला चाय बनाता है टपरी पे, वो क्या करता है, वो उफान मारता है तो थोड़ी सी पानी मिलाता है, वो क्या होता है, फिर वो नीचे चला जाता है। वो अलग बात है, लिक्विड है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह है कि वेपर प्रेशर अगर मान लेते हैं सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, अगर उसका ज्यादा है, उसमें हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड किया है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए थर्ड, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो दिस वन एंड ओपन बीकर अगेन दिस क्वेश्चन कि क्या होगा कि मान लेते हैं, समझे, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, इस काम को कर लेते हैं, ये प्योर सॉल्वेंट है तो पी नॉट, ओके गुड। P1 P2 आप जोड़ ले सकते हो। अब इसमें क्या किया हमने, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को अगर हम ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से समझो कि अभी ये इवेपोरेट थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो थे, इस तरह से इवेपोरेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैं ऐड करूंगा, ब्लैक डॉट इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, राइट, उसको ऐड करूंगा तो होगा क्या, जो पार्टिकल्स अभी इवेपोरेट कर रहे थे वो कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल जैसे मान लेते हैं ऊपर जा रहा है, हाँ जा रहा है, अब क्या करेगा, उसके जगह को ब्लॉक कर देगा, है ना, उसके एरिया को ब्लॉक कर देगा कौन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब उसके जगह पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके बैठ गया। अब जितने पार्टिकल्स ऊपर जाने चाहिए थे, इवेपोरेट होने थे, इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट कहता है। सपोज दिस इज अ प्रेशर ऑफ पीएस, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमेशा देखना कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के केस में ज्यादा होती है। अच्छा, ज्यादा होती है। यहीं से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी समझते हैं, आरएलवीपी क्या चीज होती है। तो इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन आई थिंक इट इज सफिशिएंट, एंड एक एनिमेशन के थ्रू और वी कैन से कि एक जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू समझते हैं कि क्या जादू हो रहा है। सो लेट्स सी दैट एग्जांपल, लेट्स सी दिस एक्सपेरिमेंट नाउ, बूम, सी द एक्सपेरिमेंट। लाइव एक्सपेरिमेंट है, कुछ जो लैब में किया जाता है उस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, समझे। अभी क्या है, ये मैनोमीटर यूट्यूब से, अब इसमें क्या है, इस केस में एक बीकर में सॉल्यूशन है, एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट है। क्या कहा गया है कि अगर हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल पार्टिकल को ऐड करेंगे तो उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी। कैसे समझते हैं, ये इस केस में प्योर क्या है, सॉल्वेंट है, और इस केस में भी अभी प्योर सॉल्वेंट है, उसमें क्या किया गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने का यह मतलब है, इसमें जो एग्जांपल में जो लैब में लिया गया दैट इज Na2SO4, अगर उसको सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट कर जाएगा। किसे, Na2SO4 है तो आप अगर इक्वेशन लिखो तो 2 सोडियम और 1 सल्फेट आयन आएगा, और ये क्या होगा, 3 पार्टिकल डिसोसिएट कर जाएंगे। अच्छा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए इसके सॉल्यूट में, ऑब्वियसली 1 मोल के लिए 3 मोल आयंस तो हो गए, ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या, इस केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाना चाहिए, यही थ्योरी कहती है। अच्छा, फिर देखते हैं, लेट्स सी नाउ क्या किया जा रहा है कि पहले सॉल्यूशन को बनाया जाएगा। किस तरह से सॉल्यूशन को बनाया जाएगा, शेक करके। अब इसको पहले टाइट किया जा रहा है, ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। अब उसको क्या करेंगे,
सॉल्यूशन बनाया गया। अब होगा क्या, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से आपको दिखेगा पहले जो दोनों लेवल था पहले सेम था इन दोनों का, अब क्या किया गया है, डिक्रीज कर गया है। इसी को स्टडी करते हैं, क्या कर गया, ये डिक्रीज कर गया। पहले दोनों का लेवल सेम था, जब सॉल्यूशन बनाया गया तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का केस का जो है ये ऊपर है, दिस वन, राइट, दिस इज, एंड यू कैन सी, मान लेते हैं एच हाइट है, एच हाइट से क्या कर गया, डिक्रीज कर गया है किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यही कॉन्सेप्ट है, अब यहीं से डिराइव होता है, यहीं से समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्वेश्चन काफी इजी था, क्वेश्चन के जो आंसर थे कंट्रोवर्शियल थे, इसी क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन के लिए क्या किया गया कि हाँ आप एक्सपेरिमेंट देख लो, देन यू कैन इजिली जज, और जज नहीं, जो फैक्ट है दैट इज फैक्ट। ओके, सो coming to the next question, now moving to the next question, that question from 2nd September shift 2, question क्या कहता है, the size of a raw mango shrink to a much smaller size when kept in a concentrated salt solution, which of the following process can explain this? अच्छा, first option diffusion, second dialysis, third osmosis and fourth reverse osmosis। okay, अब क्वेश्चन के देखा जाए तो काफी सिंपल है, आप इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। कैसे, अब एक बीकर है, बीकर में लिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl, नमक, सॉल्ट का नाम लेते ही NaCl की दिमाग में आती है क्योंकि हमने इसे खाया है, और नमक खाया तो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें मैंगो को देखो यार, कुछ इस तरह से होता है शेप, आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो आप, हाँ ठीक है, ओके। अब ये हुआ क्या है, श्रिंक किया है। इसका मतलब क्या है, अगर आप आम खाते हो तो थोड़ा आपको ध्यान में होगा कि आम की साइज छोटी कब होगी, जब उसके सारे जो जूस है वो निकाल लिए जाएंगे, है ना। अगर जूस निकाल लिए जाएंगे मतलब इसके जो पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, उसको अगर हम निकाल लेंगे तो होगा क्या, ऑब्वियसली साइज श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट कहता है, काफी सिंपल है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोटा। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, अगर साइज श्रिंक किया है इसका मतलब यह है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हुआ है इधर सॉल्यूशन साइड में। अच्छा, अगर ऐसा प्रोसेस है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विदाउट एनी डाउट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, सो आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी डाउट इन दिस। क्या, फिर से आप एप्लीकेशन करो, आम है, आम को रखो सॉल्यूशन में, आप देखो क्या हो रहा है फिनोमिना। ओके, सो इस फिनोमिना को एक खूबसूरत एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, सो देखते हैं एक बेहतरीन और खूबसूरत नजारा। इन दिस एनिमेशन और वीडियो में हम देखेंगे तीनों चीजों, हम डिफ्यूजन को समझेंगे, ऑस्मोसिस समझेंगे एंड डायलिसिस समझेंगे। ओके, सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। ओके, सी, diffusion, movement of solute molecule from an area of higher concentration to an area of lower concentration। मूवमेंट हुआ, ज्यादा जिधर सॉलिड पार्टिकल थे उधर से घूम के किधर आ गए, इधर लोअर कंसंट्रेशन वाली साइड में आ गए, दैट इज अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक फिनोमेना, सेम फिनोमेना है किसके लिए, गैसियस पार्टिकल्स के लिए भी होता है डिफ्यूजन। अच्छा, सॉल्यूशन में भी है, हाँ लिक्विड वाले में भी होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑस्मोसिस। सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल्स का फ्लो होगा। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे दूं, ऐसे आपको आइडिया होगा, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ पार्टिकल्स को फ्लो होने देगा, कुछ को फिल्टर कर देगा। अच्छा, ये होता है मेम्ब्रेन का काम। हमारे बॉडीज में होते हैं, हाँ नेचुरल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को भी यूज किया जाता है एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अच्छा, तो इसमें होगा क्या, देखो पार्टिकल्स, लेट्स सी, ओके, डिफ्यूजन अगेन, ओके, ऑस्मोसिस, लेट्स सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब देखो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का अगर फ्लो हो रहा है नेट सॉल्यूशन साइड में, अब बोलोगे सर सॉल्यूशन साइड ऐसा क्यों बोला, आपने लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन वाला वर्ड क्यों नहीं यूज किया, अब वो भी यूज कर सकते हो, कैसे, अब सॉल्यूशन और अगर सॉल्वेंट में बात की जाए, अगर हम बोलेंगे कौन सा हायर कंसंट्रेशन साइड है, देखो जब भी हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम ये पता लगा रहे होते हैं कि उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। अब सॉल्यूट की अमाउंट तभी होगी जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, हाँ, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूट के अमाउंट की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट एक प्योर होता है, उसमें सॉल्यूट मौजूद नहीं होते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट साइड विल बी लोअर कंसंट्रेशन साइड एंड सॉल्यूशन साइड विल बी हायर कंसंट्रेशन साइड, ये इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देख सकते हो पार्टिकल का फ्लो, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, नेट सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन साइड में, जिधर ऑब्वियसली अमाउंट सॉल्यूट का ज्यादा है। ओके, सो फ्लोइंग दैट डायरेक्शंस नाउ, ओके, दिस इज द नाउ, अगर हम बात करें, अब देख सकते हो फ्लो हो रहा है, और इधर बात करते हैं व्हाट अबाउट डायलिसिस। अब डायलिसिस को देखो, हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा है ना, अलग अलग पार्टिकल के अलग अलग डिफ्यूजन के रेट होते हैं, हाँ होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, हमने गैस में तो मोलर मास पे देखा है कि मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम। ओके, तो उसी का यूज करके हम डायलिसिस प्रोसेस को करते हैं, मतलब जिसका रेट ज्यादा होगा वो पहले फ्लो करेगा, जिसका रेट कम होगा, तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की मदद से हम डायलिसिस प्रोसेस को अंजाम तक, उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेट्स सी द डायलिसिस प्रोसेस। सी, दो पार्टिकल है, सॉल्यूट 1 सॉल्यूट 2, तो क्या किया जा रहा है, it is the process of separating molecule in a solution by the difference in their rate of diffusion through semi permeable membrane. Okay, so that's it, this is the dialysis process. अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज द डायलिसिस, व्हाट इज द ऑस्मोसिस, व्हाट इज द डिफ्यूजन, और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, ऑस्मोसिस में पार्टिकल का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है ना, चल रहा है, हाँ, अगर फ्लो चेंज कर दिया जाए उसके डायरेक्शन को, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अगर चेंज होता है, उसके डायरेक्शन अगर चेंज होते हैं, तो प्रोसेस विल कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस 4 डेफिनेशंस। ओके, सो आई होप क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो मैंगो में जो फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है, उसकी जो साइज श्रिंक हुई है, किसकी वजह से हुई है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस विदाउट एनी डाउट। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 3 सितंबर शिफ्ट 1। इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। हेनरिच कांस्टेंट, हेनरिच लॉ पे बेस्ड है, इन किलो बार and four gases is given. Heनरिच कांस्टेंट दे रखा है अल्फा गैस, बीटा गैस, गामा गैस एंड डेल्टा गैस के लिए इन वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन अगर देखा जाए, देन दे आर आस्किंग अल्फा इज द हायर solubility इन वाटर एट ए गिवन प्रेशर। सेकेंड, solubility of gamma at 308 Kelvin is lower than at 298 Kelvin. Okay. Third, the pressure of a 55.5 molar solution of gamma is 1 bar and the pressure of a 55.5 molar solution of delta is 250 bar. अब एक क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, लेकिन सॉल्यूशन अगेन कंट्रोवर्शियल है। देखो समझते हैं हेनरिच लॉ क्या कहता है। हेनरिच लॉ इतना ही कहता है कि अगर हम प्रेशर किसकी, ऑब्वियसली अगर गैस की प्रेशर सॉल्यूशन में बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट्स इट। ओके, सो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती है। अच्छा, ठीक है,
तो गैस अगर मैं अगर बोलूं कि जैसे एक बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं मोर कंफर्टेबल इन वार्म वाटर और इन कोल्ड वाटर, ये ऐसा कंडीशन पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली होता क्या है, ये तो टेम्परेचर वाला बेस्ड हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की, कोई भी गैस हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, कोई भी गैस हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोलिबिलिटी घट जाती है। अगर घट जाएगी तो क्या सेकेंड ऑप्शन गलत है? नहीं, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। क्या? सोलिबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन एट 298 केल्विन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनटीए के द्वारा ये सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं माना गया, केवल और केवल फोर्थ वन इज करेक्ट, लेकिन सेकेंड भी सही है। प्रेशर का क्या रोल है? प्रेशर हम बढ़ाएंगे, हेनरीज लॉ यही कहता है, क्या? प्रेशर is directly proportional to mole fraction. You can say the solubility. Pressure will be equal to kh into x. Okay, that's good. अब kh तो कांस्टेंट है, हाँ, तो प्रेशर का रिलेशन x के साथ क्या होगा? डायरेक्टली रिलेशन होगा, हाँ, होना तो चाहिए। अच्छा, ठीक है, ओके। अब kh अलग अलग गैस के लिए अलग अलग है, ठीक है, हाँ। तो अगर केच का रिलेशन अगर निकाला जाएगा किसके साथ? पहला ऑप्शन देखते हैं, अल्फा हैज द हाईएस्ट सोलिबिलिटी इन वाटर एट ए गिवन प्रेशर, अल्फा इज द हाईएस्ट। अच्छा, अब ये सोचो, अगर हम सोलिबिलिटी निकाल रहे हैं केच के साथ एट ए गिवन प्रेशर पे निकाल रहे हैं, तो यहां पे होगा क्या कि केच और सोलिबिलिटी में जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी इनवर्सली रिलेशन। हाँ, तो अगर केच ज्यादा है, कांस्टेंट प्रेशर है, अगर केच की वैल्यू ज्यादा है तो एक्स की वैल्यू कम होगी। केच की वैल्यू ज्यादा है किसके लिए? यहां पे अल्फा के लिए केच की वैल्यू ज्यादा है। अगर अल्फा के लिए केच की वैल्यू ज्यादा है तो क्या एक्स ज्यादा होगा? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे गलत साबित होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड ऑप्शन, जैसे पहली बात हुई है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस की सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए एक्वाटिक स्पीसीज कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में रेदर देन ल्यूकवार्म वाटर। अच्छा, तो यही कंडीशन है कि मछलियां जो होती है वो गर्मियों में, अब देखोगे तालाब सूखने से तो मरती है, वन ऑफ द रीजन एक और होता है कि उसकी टेम्परेचर, वाटर की टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिसके कारण जो मौजूद उसमें गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो मिलने चाहिए किसी भी लिविंग बींग्स को, वो क्या होते हैं? उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, सफिशिएंट अमाउंट जो हो गैसेस मिलने चाहिए उसे जीवित रहने के लिए वो मिल नहीं पाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगी? वो मछली तो जल की रानी, तो ऑब्वियसली गर्म पानी में तो नहीं रहेगी, उसके लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी ठंडा पानी चाहिए, है ना? तो मछली जल की रानी तभी है जब पानी नॉर्मल है। ओके, बढ़ाओगे तो मछली जल की रानी नहीं रह जाएगी। अच्छा, तो एक कंडीशन के हिसाब से, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ये सेकंड वाला सही होना चाहिए, हाँ सही होना चाहिए, कोई इसमें संदेह नहीं। थर्ड, the pressure of a 55 molar solution of gamma is 1 bar and the pressure, and fourth the pressure of 55.5 molar solution of delta is 250 bar। ये आपको चेक करने की जरूरत है, एक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। सॉरी, अब P इक्वल टू KH इंटू एक्स है, ठीक है, निकाल लें, कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी द कैलकुलेशन पार्ट। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, हाँ कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी वाटर का 10³ kg पर मीटर क्यूब है, सीधा सीधी बोला जाए तो 1 ग्राम पर ml है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला जाए या फिर 1 ग्राम पर ml, है ना। तो प्रेशर अगर निकालना होगा, देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, KH, अच्छा, नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल मोल, यही निकालना पड़ेगा। यस, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सी, तसल्ली से पॉज करके आप देख सकते हो। गामा और डेल्टा के लिए निकाला गया है, क्योंकि इसी केस में निकालने की जरूरत भी है। गामा KH इंटू एक्स किसका? ऑब्वियसली गामा का, दिस शुड बी फॉर गामा, शुड बी फॉर गामा। ओके,
तो प्रेशर ऑफ गामा, यहाँ पे केएच की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है। वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, सोलिबिलिटी, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट 55.5 अपॉन टोटल मोल 55.5 प्लस वाटर का 1000 अपॉन 80। once we calculate we will get कि 2 into 10⁻² बार आ रहा है गामा के केस में। अच्छा, डेल्टा के केस में कितना आ रहा है? 249 बार, विच इज अप्रोक्सीमेट, वी कैन से 250 बार के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ओके, सेकेंड एंड फोर्थ, विदाउट एनी डाउट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी दिस क्वेश्चन, इफ 250 centimeter cube of an aqueous solution containing 0.73 gram of a protein A is isotonic with 1 liter of another aqueous solution containing 1.66 gram of protein B। अच्छा, प्रोटीन की बात की जा रही है, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी। प्रोटीन ए का मास कितना है? 0.73 ग्राम है। प्रोटीन बी का मास 1.66 ग्राम है। वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, बोला जाए तो 0.25 लीटर बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, और ml को लीटर में चेंज करने के लिए तो ये हमें आता ही है। नाउ क्वेश्चन अगेन कॉमा लगा के पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एंड बी इज, एंड डॉट 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 इंटू 10⁻²। नियरेस्ट इंटीजर में आपको जवाब रेडी रखना है। क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से देखो, जैसे जैसे कहते जाते हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं। अब वॉल्यूम जो अगर लिया गया है प्रोटीन ए के केस में, ए का केस देख लेते हैं और बी का केस देख लेते हैं। आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का कंडीशन क्या होता है? आइसोटोनिक मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, पाई ए इक्वल टू पाई बी। ओके, तो ए का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू एस टी। अच्छा, पाई बी के केस में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू एस टी। यहाँ पे एस और टी का वही मतलब है जो आइडियल गैस में आर और टी का था। अच्छा, न्यूमेरिकली सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन के लिए पहले चाहिए मोल। मोल निकल गया तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से, आयतन से। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाए? नंबर ऑफ मोल अगर निकल जाए तो फिर तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या करें? मोलर मास हमें पता होना चाहिए, तो मोलर मास लिख दो। हाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब कंसंट्रेशन चूंकि निकालना था, आपने तो मोल निकाला, निकाल लेते हैं कंसंट्रेशन भी, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, तो 0.25। ओके, दैट्स गुड। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, यहां पे क्या किया जाए? वो यहां पे भी वही काम होगा जो पहले किया गया है, ठीक है। तो क्या करें? सी 0.73 था ए, बी कितना है? 1.66। इस केस में भी वाई नहीं दे रखा। अगर वाई अगर दे रखा तो फिर यह क्वेश्चन बनता ही क्यों? ठीक है, इनटू वॉल्यूम आई थिंक 1 लीटर है, विथ 1 लीटर। ये न्यूमेरिकली नहीं लिखता है ना, वर्ड में लिखते हैं तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को तरीके से पढ़िएगा, नहीं तो वॉल्यूम निकालते रह जाओगे। यहाँ जैसे ये न्यूमेरिकल्स में दे रखा है, तो इजिली वी कैन से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है ना। अगर इसको भी लिख देता है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो जनरली चमकता नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम 1 लीटर, हाँ इंटू एस टी। अब क्या करो, दोनों को मिला दो ना। कंडीशन क्या कह रहा है? आइसोटोनिक है। क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या करें? पाई ए इक्वल टू पाई बी। ओके, तो 0.73 मोलर मास एक्स इंटू 0.25 और ऊपर चला जाएगा एस टी इज इक्वल टू, एस टी का कोई मतलब नहीं है, बाद में कैंसिल आउट ही होना है, 1.66 my इंटू 1 इंटू एस टी कैलकुलेशन में जाएगा। अब पूछा क्या गया? रेशियो मोलिकुलर मास ऑफ ए एंड बी। एम एक्स जो है ए ले लो यार, ठीक है। एक्स देखते, अभी तक एक्स कैलकुलेशन किए हैं, तो एक्स को हम मिस नहीं कर सकते है ना। एक्स को ऐसे भी कोई मिस नहीं करता है। अब एम एक्स अपॉन एम वाई अगर करेंगे, सो वी कैन कैलकुलेट द फाइनल आंसर। देखो, अगर फाइनल आंसर कैलकुलेट करना होगा तो आई थिंक 0.73 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1.66
6 इंटू क्या करें 0.25, कैलकुलेशन करो, यू विल गेट। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, क्वेश्चन भी सिंपल है, बस कैलकुलेशन में आई डोंट थिंक सो इतना लंबा कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को इस तरह से, ठीक है। सो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, आपको थोड़ी तसल्ली होगी, तसल्ली होनी चाहिए, क्यों नहीं। यू कैन सी द सॉल्यूशन पार्ट, तसल्ली से देखो। ओके, अब मिलते हैं, अब चलते हैं, सॉरी मिल तो रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़े समझे। क्वेश्चन क्या कहता है, एट 300 केल्विन। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके होते हैं जेईई मेन में, एग्जाम के में अपीयर होने से पहले, तो आप इस क्वेश्चन से ज्यादा घबराहट नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूं। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चन क्या कहता है, द वेपर प्रेस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ N-hexane and 3 मोल ऑफ N-heptane इज 550, बोला तो क्या 550 mm ऑफ Hg, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, मतलब समान ताप पे। इफ 1 मोल ऑफ N-heptane is added to the solution, the vapor pressure of the solution increase by 10 mm Hg, मतलब पहले 550 था अब 560 हो जाएगा, इतना ही बोला गया है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन mmHg ऑफ N-heptane इन इट्स प्योर स्टेट। पिनॉट N-heptane का निकाल अगर सको तो निकाल लेना, अगर पिनॉट N-hexane का निकालना सको निकाल, जो भी निकालना बोला जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। वी कैन सॉल्व, वी कैन फाइंड। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन सिंपल है, हाँ सिंपल तो है, बस देखो देखते जाइएगा। मोल ऑफ हेक्सेन, N-hexane, हेक्सेन लिख देते हैं, दोनों N ही है ना, ठीक है। हेक्सेन का हेप्टेन, नंबर मोल ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन का अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली दिस इज 3 मोल्स, ओके। इनिशियल कंडीशन में ऐसा लिया गया है। अगर मोल फ्रैक्शन की बात की जाएगी हेक्सेन की, क्या, हाँ सही बोला, 1/4। अगर मोल फ्रैक्शन की बात की जाएगी हेप्टेन की, तो क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन डिवाइड बाय टोटल मोल। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूं। अब क्या किया जाए, बस सिंपल फॉर्मूला है एक, राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए, क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस सॉरी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा, यहां पे एक्स ए इसे ले लो और एक्स बी इसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अज्यूम करते हैं, एक कंपोनेंट जो है दैट इज हेक्सेन एंड बी कंपोनेंट जो है दैट इज हेप्टेन। अच्छा, तो पी नॉट प्रेशर टोटल बोला गया है, इसमें साफ साफ बोला गया है, दिमाग मत लगाओ, 550 mmHg है। अच्छा ठीक है, तो पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए तो कैलकुलेट करना है हमें, यही तो है पी नॉट ए, डिजायर तो यही है, इसी तो प्राप्ति हमें करनी है और ये प्राप्ति हो जाएगी। देखिएगा, पी नॉट ए 1/4 पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा, तो पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी नहीं हमें नहीं पता, यही तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स बी, हाँ ये तो पता है 3/4 होता है। अच्छा, फिर क्या करें, इसको सॉल्व करें, क्या सिंपल है, इतना भी जरूरत नहीं है। 550 इंटू 4 करो जल्दी से, तो आप यू विल गेट 2200, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस, यहां पे देखा जाए 3 टाइम्स पी नॉट बी। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या है, इक्वेशन 1 है। अब फाइनल कंडीशन क्या है इसको देखते हैं, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ओके, नाउ अब बोला गया है क्या, सेम टेम्परेचर है, समान ताप है, 1 मोल इफ 1 मोर मोल ऑफ N-heptane। अच्छा, तो मतलब अब हेप्टेन का जो मोल होने वाला है, हेक्सेन में कोई चेंज नहीं, तो हेक्सेन जैसे था वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। जलवा तो N-heptane के हैं, जलवा बरकरार है और उसमें एक मोल मिलाया गया है।
हेप्टेन के मोल मिलाया गया तो दैट विल बी 4, 3 + 1 4। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन में चेंज आएगा। हाँ, मतलब मोल इसका बड़ा और मोल फ्रैक्शन इसका घटेगा, हेक्सेन का, मतलब क्या ही है ना। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हेक्सेन का डिक्रीज कर जाएगा 1/5। ओके, मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का क्या होगा, दैट विल बी 4/5। चलो ये भी ठीक है। नाउ पॉइंट आउट होता है, अब बोला गया है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया है 10 mmHg से। चलो, तो यहां पे 550 तो 560 हो गया। ठीक है, P नॉट A इंटू 1/5, ओके, प्लस P नॉट B इंटू 4/5। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी प्रॉब्लम, दैट्स गुड। मल्टीप्लाई करो, 2800 इज इक्वल टू P नॉट A हेक्सेन के लिए एंड P नॉट B 4 टाइम्स, आई थिंक यस 4 टाइम्स। कितनी गंदगी है इस देश में, शिट, 4 टाइम्स, राइट। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो इक्वेशन, इतना तो उम्मीद करता हूं आपसे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, सॉल्व करो, P नॉट A P नॉट B निकाल लो। अब पूछा गया एक ही चीज, निकाल लो, है ना। वेपर प्रेशर इन हेप्टेन का पूछा गया, मतलब हेप्टेन मतलब B का पूछा गया है, P नॉट B वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट इक्वेशन 2200 इज इक्वल टू P नॉट A प्लस 3 टाइम्स P नॉट B। सेकंड इक्वेशन 2800 इज इक्वल टू P नॉट A प्लस 4 टाइम्स P नॉट B। दो इक्वेशन, दो अननोन, मैथ का यहाँ पे काम है, यहाँ पे केमिस्ट्री हुई खत्म। अब मैथ तो आपको आता है, यू कैन कैलकुलेट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो तसल्ली के लिए ईमानदारी से सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखो 550 इज इक्वल टू P नॉट A प्लस 1/4 प्लस P नॉट B इंटू 3/4। अब इक्वेशन को अगर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे, दो इक्वेशन मिलेंगे जैसा मिला था, यू कैन सॉल्व, यू विल गेट। कोई भी हेप्टेन के लिए पूछा गया निकाल सकते हैं, हेक्सेन के लिए पूछा गया वो भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। क्या ऐसे नहीं है, निकाल सकते हो, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही काम करेंगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझे। क्वेश्चन ऐसे देखा जाए गलतियां कहां पे होगी, मैं उसको पॉइंट आउट करवा दूंगा। जलवा तो केवल ओस्मोसिस का है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन में कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, तो बी लाइक ओस्मोसिस बी लाइक, मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं, ठीक है, भाड़ में जो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना। ओके, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो फील कर रहे होंगे, मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। अरे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी की जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, आप आज काम आए अगले साल भी काम आ जाओगे, है ना। ठीक है, तो अगले साल, इस साल नहीं पूछा गया तो अगले साल पूछ लिया जाएगा। बहुत सारे अटेम्प्ट होने वाले हैं, 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं, 4 पेपर होगा 22 नेक्स्ट ईयर आई थिंक 21 में। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 0.10 atm। मैं एक जगह स्थिर हो जाता हूं, आप भी डिस्टर्ब होते होंगे। एंड दैट ऑफ ए ग्लूकोज सोल्यूशन इज 0.20 atm। गुड। The osmotic pressure of solution formed by mixing 1 liter of sodium chloride solution with 2 liter of the glucose solution is x। यहां भी x के बारे में पूछा गया है, and you know the value of x, x की वैल्यू कितनी है ये आप जानते होंगे, x into 10⁻³ x is, x कौन है हमें तो निकालना है कि x कौन है, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया, यहां पे वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्या करें, क्वेश्चन में गलतियां कहां होगी पहले बता देता हूं। यहां पे एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, और अगर यहां पे वांट ऑफ फैक्टर अगर आप कंसीडर नहीं करोगे तो गलतियां आपसे होगी, और गलतियां होने के चांस काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलतियां करेंगे, आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा तो क्या है प्रेशर, हाँ पाई सोडियम क्लोराइड के द्वारा कितना है 0.10 atm, ठीक है, और ग्लूकोज के द्वारा 0.20 atm, ठीक है, पाई ग्लूकोज का। अब दोनों सॉल्यूशन मिलाया गया, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज। अगर सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो यहां पे दो पार्टिकल्स टूटेंगे,
अब टूटेगा तो जुड़ नहीं पाएगा। अब यहां दो सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड मिलाया जा रहा है तो टूट गया। अब परिंदा ऐसे टूटा सोडियम क्लोराइड Na+Cl- में कि फिर से अगर जोड़ने की कोशिश की जाएगी तो मुश्किल है। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं। आई की वैल्यू इस केस में नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से हम डिसाइड करेंगे ब्रेक कितना एक्सटेंड पे हो रहा है, राइट। 100% डिसोसिएशन किस केस में है, सोडियम क्लोराइड के केस में है, दो पार्टिकल्स इसमें टूट जाएंगे। ग्लूकोज वी हैव टू, यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं दे रखा है, अदरवाइज हम मान सकते हैं कि जो जनरली जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो डिसोसिएशन उनकी काफी कमजोर होती है। ये ज्यादा डिस्कस करते हैं किसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम में। ग्लूकोज का यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कोई बाल बाका नहीं होने वाला है। ग्लूकोज का सॉल्यूशन में जाएगा, एक पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल रहेगा। सॉल्यूशन देखते हैं तसल्ली से। आप देख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कंडीशन में सोडियम क्लोराइड I टाइम्स CRT, R इसलिए यूज किया गया, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों के केस में सही है, लेकिन कायदा तो यही कहता है, तमीज भी यही कहता है, यहाँ पे CST होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो ST से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगे। सोडियम क्लोराइड के लिए I की वैल्यू 2 होगी, हाँ 2 होगी तो दे दो, हाँ pi NaCl I times CRT we have used concentration of NaCl in condition 1, जब अलग अलग कंटेनर में थे तो दोनों कंडीशन लिया गया, दैट इज 0.05 RT। जब एक और दूसरा कंटेनर है जिसमें रखा गया ग्लूकोज को, ग्लूकोज का निकालते हैं तो 0.2 RT होता है। अब डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, दोनों को मिक्स कर दो, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। अच्छा, अगर मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 लीटर्स। और दोनों के क्या कंसंट्रेशन पे फर्क आएगा, हाँ फर्क तो आना चाहिए। तो फाइनल कंसंट्रेशन विल बी 0.05 अपॉन 3 RT एंड ग्लूकोज का 0.4 अपॉन 3 RT। अगर डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर पता है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट। टोटल वॉल्यूम अब क्या हो गया है, 3 लीटर्स। ओके, ठीक है। ओके, नाउ टोटल प्रेशर पाई टोटल इक्वल टू पाई इनिशियल के द्वारा और पाई ग्लूकोज के द्वारा। I टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, यहां पे I से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। RT को कॉमन ले लिया गया, ST को, ठीक है, और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पे I की वैल्यू 1 होगी, लो चाहे नहीं लो कोई फर्क नहीं लाएगा। हम कैलकुलेशन करेंगे, विल गेट हाउ मच, विल गेट द वैल्यू ऑफ द फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट इज हाउ मच, 167 इंटू 10⁻³ ATM। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है x की वैल्यू बताओ, x इंटू 10⁻³ x कितना आएगा, 167। कितना नियरेस्ट इंटीजर में है तो कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या आंसर आएगा 167। बेशर्मी से आप आंसर्स को लिख सकते हो क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। गलतियां कहां हो सकती है, वहीं पे जहां पे मैंने आपको बता दिया है कि I की वैल्यू लोग कंसीडर अगर नहीं करेंगे तो गलतियां करेंगे, और गलतियां आपने किया होगा पहले, है ना। अब उम्मीद करता हूं कि अगर आपने गलतियां किया है तो आप इससे सीखें। छोटी छोटी गलतियां आपको रैंक में काफी डिफरेंस ला देगा, है ना। ओके, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक या 2 मार्क्स पे कितना रैंक में कितना फर्क आता है, वो आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, सी क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। अच्छा, वाटर का वेट दे रखा है दैट इज 180 ग्राम। ओके, 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट सोल्यूट, मतलब सोल्यूट जो ए बी और सी लिया गया है उसमें सबका मास 10 ग्राम है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हम पहले क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन से क्या कि जब हम ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाती है, यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर द रिलेटिव lowering of vapor pressure in presence of this solute are in the order of mass of A 100 gram per mole, B 200 gram per mole, C 10,000 gram per mole। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन को समझते हैं, RLVP क्या होती है। पहले भी समझ चुके हैं क्या कि अगर एनिमेशन के थ्रू हमने देखा था कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, हाँ सॉल्वेंट है, उसमें अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया है क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। तो RLVP क्या कहती है, RLVP बस यही कहती है कि इनिशियली प्रेशर P0 है
माइनस इसमें सॉल्यूशन है डिवाइड बाय पी नॉट। ओके ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के बराबर होगा। यही है RLVP, क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ। तो हमें निकालना क्या? रिलेटिव डेल्टा पी नॉट। ए का हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट फॉर ए। मतलब अगर ए के लिए कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? काफी सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए तो 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। अच्छा, मोलर मास ए का गिवन है क्या? हाँ, ले लेते हैं। तो यहां पे गिवन है तो आई थिंक ठीक है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, हाँ 10 डिवाइड बाई 100 अपॉन 10 डिवाइड बाई 100 प्लस क्या करें? कुछ नहीं, ए मोल फ्रैक्शन, सॉरी 180 अपॉन 18। कोई दिक्कत आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो सेम होने वाला है। 180 अपॉन 18 सारे केस में होने वाले हैं ए बी सी। अच्छा, तो फर्क कौन लाएगा? मोलर मास। हाँ मोलर मास, क्योंकि ये भी तो सेम है, तो मोलर मास यहां पे फर्क लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। तो मोलर मास ए बी सी। नाउ फाइंड आउट द रिलेशन। ए बी सी में जो वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, हमें निकालनी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ऑर्डर। तो हमें बस मास से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हो गया ए के केस में। देन वी हैव टू कैलकुलेट, इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसका? बी का। बी के लिए दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट फॉर सी, दैट विल मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। हमें कैलकुलेट करना है और यहां पे मोलर मास रोल प्ले करेगा। लेट्स सी द कैलकुलेशन पार्ट, कितना वैल्यू आ रहा है। सी दिस वे वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, हाँ। अब यहां पे आप देखो कि मोलर मास जिसका ज्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उसका कम होगा। हाँ, सी का मोलर मास आप देखो 10,000 ग्राम पर मोल है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उस केस में कम होने वाली है, क्योंकि रोल प्ले कौन कर रहा है? मोलर मास सोल्यूट का। अब देखो यहां पे इस केस में सबके लिए सेम है, ए हो, बी हो या फिर सी हो। 10 10 10 सबके केस में 10 10 सेम है। चेंज कहां हो रहा है? मोलर मास में फर्क आ रहा है ना? तो मोलर मास आप देखो ए का सबसे कम है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा। बी का देन सी का। तो अब आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट रह गया होगा कि यहां पे जो आंसर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? दैट विल द फर्स्ट ऑप्शन, दैट शुड बी ए देन बी देन सी। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 6 सितंबर शिफ्ट 2 है ना? ये यहीं पे ये क्वेश्चन एंड होता है। काफी सिंपल था। देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो ये यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। द एंड गेम ऑफ दिस चैप्टर। जो डिस्कशन हमने किया सितंबर अटेम्प्ट के, जो हमने डिस्कशन किया जनवरी अटेम्प्ट के, आप देख सकते हो कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑस्मोसिस से क्वेश्चन था क्योंकि उसका जलवा था। आपने क्वेश्चन देखा होगा RLVP से क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो कि कहीं से उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? ये थोड़ा सा क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकली बेस्ड आएंगे। तो आप देख सकते हो न्यूमेरिकल सेक्शन कहाँ कहाँ है। न्यूमेरिकल RLVP से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ पूछा गया है, और इतिहास में भी पूछा गया है, तो भविष्य में भी पूछा जा सकता है, ऐसी उम्मीद करते हैं। क्या ऑस्मोसिस से पूछा जा सकता है? हाँ, उसका तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उसके बारे में क्या ही करना है ना। ऑस्मोसिस से भी क्वेश्चन आया है। ओके, सो आप देख सकते हो जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं, जैसे जैसे पहले आप देख सकते हो कि आप 2020 के पहले 19, 18, 17 आप देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसी मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पूछ रहा है, जो पढ़ रहे हो वही पूछ रहा है। बस आपको गलतियां कहाँ कहाँ नहीं करनी है, इसी जिक्र को हमने यहाँ पे लाया है। और हमारा पर्पस भी यही है कि आप आगे से कोई गलतियां नहीं करेंगे, ये आपसे हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद से हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, बाय बाय।